दोस्तों, अब जो सेकंड पोर्शन है वो है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो इसमें आपका भूमि प्रबंधक समिति है, आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, कलेक्टर है, गांव फंड है, कंसोलिडेटेड गांव फंड है, ग्रोव लैंड है और आपका रेवेन्यू कोर्ट है, रेवेन्यू ऑफिसर है, तोंगया प्लांटेशन है एंड लास्ट मेन जुमला नंबर है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे और सुनते रहिएगा आप। सबसे पहला है भूमि प्रबंधक समिति। देखिए, भूमि प्रबंधक समिति मतलब होता है लैंड मैनेजमेंट कमेटी। तो सेक्शन 4 क्लॉज 5 जो है आपका, वो भूमि प्रबंधक समिति को डिफाइन करता है। भूमि प्रबंधक समिति मीन्स कोई भी समिति जो क्या कहते हैं, सेक्शन 28A ऑफ यूपी पंचायती राज एक्ट जो कि 1947 का एक्ट है, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूट की गई है, बनाई गई है। ठीक है भैया, तो इसमें जो है सेक्शन 28A ऑफ यूपी पंचायती राज एक्ट क्या प्रोवाइड कराता है कि ग्राम पंचायत जो होगी वही आपकी भूमि प्रबंधक समिति भी होगी और वो ड्यूटी को डिस्चार्ज करेगी। ठीक है, जो ड्यूटीज आपकी है टू अपकीप, प्रोटेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ ऑल प्रॉपर्टी, जो भी आपकी सारी संपत्ति है उनको अपकीप रखना, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए। ठीक है, बिलोंगिंग टू जो कि किससे बिलोंग करती हैं, ग्राम पंचायत से, वेस्टेड इन जो कि ग्राम पंचायत में वेस्ट हैं, या फिर हेल्ड बाय द ग्राम पंचायत जो कि ग्राम पंचायत के द्वारा हेल्ड की जाती है। ठीक है, तो ये आपका भूमि प्रबंधक समिति हो गया। तो प्रधान जो होगा वो चेयरपर्सन होगा भूमि प्रबंधक समिति का, और लेखपाल जो होगा वो ग्राम पंचायत मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा ग्राम पंचायत काशीपुर है, तो उसका जो है जुरिस्डिक्शन होता है, उसमें आपका जुरिस्डिक्शन के हिसाब से लेखपाल होते हैं। तो भूमि प्रबंधक समिति, जैसे मान लीजिए मेरे गांव में गाय की प्रॉब्लम है, ठीक है, अब गौशाला बनानी है, तो पब्लिक यूटिलिटी लैंड पे आप गौशाला बनाएंगे तो उससे पहले आपको लेखपाल की राय लेनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब पब्लिक यूटिलिटी लैंड वो लैंड होती है जिस पे पब्लिक का कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, उस मतलब पर्टिकुलर आपका विलेज एरिया में, तो जो भी पब्लिक है वो उसको पब्लिक यूटिलिटी की तरह यूज़ कर सकती है। मान लीजिए मेरी गाय है, उसको जगह नहीं है कहीं, तो मैं अपनी गाय बांध सकता हूँ उस पब्लिक यूटिलिटी लैंड में। ठीक है, और पब्लिक यूटिलिटी लैंड में अगर आपको भी बांधनी है अपनी गाय, तो आप भी जाके बांध सकते हैं। जैसे चरवाहा होता है, एक जगह होती है जहाँ कि आप घास चराने जाते हो, तो वो भी पब्लिक यूटिलिटी लैंड में आता है। शमशान घाट्स आपके पब्लिक यूटिलिटी लैंड में आते हैं। तो भूमि प्रबंधक समिति का ये काम होता है टू सी कि भैया हम क्या कर सकते हैं। वो प्रधान जी आप जो है चेयरपर्सन होते हैं उसके, और क्या कहते हैं सेक्रेटरी होते हैं आपके लेखपाल, तो उनकी राय मशवरा लेके ही ये सब चीज़ें होती हैं भैया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपका क्या होता है भैया कि सेक्शन 4 क्लॉज 6, ठीक है, जो कोड का वो प्रोवाइड कराता है कि बोर्ड मींस अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है या डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, एक तो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि ये फिक्शन है कि उसको डीम कर लिया जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कोड। अब सेक्शन 7 क्या प्रोवाइड कराता है रिलेटिंग टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कुछ प्रोविज़न प्रोवाइड कराता है। तो ये कहता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर उत्तर प्रदेश होगा एक, ठीक है, वो क्या क्या कंसिस्ट करेगा, एक चेयरपर्सन होगा और जो भी मेंबर स्टेट गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय दर समय, अगर स्टेट को लगता है, ठीक है, स्टेट अपने डिस्क्रिशन में स्टेट चाहता है तो वो अपॉइंट कर सकता है, क्या कहते हैं, ऐसे मेंबर्स जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पार्ट होंगे। ठीक है, तो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड एंड फंक्शनिंग इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, जो बोर्ड आपका संयोजित किया गया है या कॉन्स्टिट्यूट किया गया है या निर्मित किया गया है, तो वो फंक्शन कर रहा है इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कोड, यानी कि इस एक्ट से पहले मान लीजिए कोई बोर्ड है, तो उस बोर्ड को ऐसा मान लिया जाएगा कि इस कोड के बाद वो जो बोर्ड था वो इस कोड के तहत बनाया गया था। ठीक है, ये मान लिया जाएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स, ये आपका सेक्शन 7 क्लॉज 3 कहता है कि पर्सन
तब तक क्वालिफाइड नहीं होगा अपॉइंटमेंट के लिए। सबसे पहली चीज़ है एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी कि ही हैज़ हेल्ड ऑन ऑफिस नॉट लोअर इन रैंक देन दैट ऑफ कमिश्नर। यानी कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप अपॉइंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी जो रैंक है वो कमिश्नर से नीचे की रैंक के नहीं होने चाहिए आप। उसके बाद अगर आप जुडिशियल मेंबर ऑफ द बोर्ड आप अपॉइंट करना चाहते हो तो जब तक वो जो पोस्ट उसने होल्ड की है वो कलेक्टर से नीचे की पोस्ट ना हो। ठीक है, तो ये आपका दोनों चीज़ें हो गई। अब जुरिस्डिक्शन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का जुरिस्डिक्शन क्या होता है, तो सेक्शन 8 आपका प्रोवाइड कराता है जुरिस्डिक्शन ऑफ बोर्ड। तो ये कहता है कि बोर्ड जो होगा वो चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगा। चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है मुख्य नियंत्रक प्राधिकरण, यानी कि कोई भी आपका मसला होता है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत जाएगा, वो चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटीज आपका होगा, रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे। ठीक है, और इन देखो उसमें दे रखा है ना किस मैटर्स में आप चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी होंगे, तो ऑप्शन ए है आपका, वो मतलब पॉइंट ए है आपका, इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ केसेस, अपील और रिविजन। कोई भी मान लीजिए केस आता है तो उसका डिस्पोजल करना, उसको ख़त्म करना। ठीक है, और उसको जो है डिस्पोजल मतलब होता है कि केस को डिसाइड करना, मतलब डिस्पोज ऑफ करना, और अपील को सुनना या फिर रिवीजन को भी डिस्पोज ऑफ करना। ये सब चीज़ आपका किसकी काम होती है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एज अ चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी की तरह जब वर्क करते हैं तो ये काम उसको करना होता है। बी में आपका है कि दूसरा काम क्या होता है कि टू सब्जेक्ट टू द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरी बात जो कही गई है कि स्टेट गवर्नमेंट के सुपरिंटेंडेंस और स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काम करेगा, यानी कि उसके अंडर वो सब्जेक्ट रहेगा, यानी उसके अधीन रहेगा। ठीक है, और इन ऑल में अदर मैटर प्रोवाइडेड इन दिस कोड, सभी मैटर्स में जो प्रोवाइड किए गए हैं इस कोड के तहत। ठीक है, अब आ जाइए डिसीजन ऑफ द बोर्ड। तो सेक्शन 10 आपका प्रोवाइड कराता है कभी भी कोई प्रोसीडिंग जो कंसीडरेशन ऑफ बोर्ड पे आई है, मतलब उस बोर्ड के सामने आई है, और या फिर कोई अपील पे आया या कोई भी रिवीजन हर्ड किया गया है जो कि बेंच कंपोज करता है 2 और मोर मेंबर्स को, तो केस जो डिसाइड होगा वो ओपिनियन ऑफ सच मेंबर्स, उनकी मतलब मेंबर्स की जो राय है, जो मेजॉरिटी में वो सोचते हैं, उस हिसाब से आपका केस डिसाइड होगा। अब सेक्शन 10 क्लॉज 2 क्या कहता है, ये फर्दर लेज डाउन करता है कि कभी मान लीजिए कहीं कोई जो मेंबर्स हैं, ठीक है, बोर्ड के, वो इक्वली डिवाइडेड हो गए ओपिनियन में, यानी कि कोई पर्टिकुलर वो नहीं आ पा रहा है उनका कि भैया क्या रहना चाहिए इस मामले में भाई। ठीक है, और इक्वली डिवाइडेड हो गए हैं और 2/2 का मान लीजिए हो गया है या 1/1 का हो गया है, तो उस केस में जो लार्जर बेंच आपका कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी चेयरमैन के द्वारा। ठीक है भैया, अब उसके बाद यहाँ आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खत्म हो गया। उसके बाद नई डेफिनेशन है आपका कलेक्टर। तो कलेक्टर आपका डिफाइंड है सेक्शन 4 क्लॉज 8 में। वो कहता है कि कलेक्टर मीन्स कोई भी ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है 12 क्लॉज 1 में। ठीक है, एंड सेल इंक्लूड, और क्या क्या इंक्लूड करेगा, क्या अंतर्निहित है उसमें, एन एडिशनल कलेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 2। देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप ये समझ लीजिए कि कलेक्टर तो होगा ही होगा, उसके साथ में इन एडिशनल कलेक्टर को भी हम कलेक्टर की डेफिनेशन में लाएंगे। एडिशनल कलेक्टर वो कलेक्टर होता है जो कलेक्टर की तरह आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन रखता है। ठीक है, कलेक्टर ना हो और मान लीजिए वो है तो वो अपना एक इंडिपेंडेंट डिसीजन रखेगा। तो ये जो होते हैं ये सहायक की तरह काम नहीं करते हैं, ये अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं एडिशनल कलेक्टर जो होते हैं। जबकि असिस्टेंट कलेक्टर जो कि आपका सेकंड पॉइंट में दे रखा है वो आपका सहायक की तरह काम करता है कलेक्टर के। ठीक है, या एडिशनल कलेक्टर के सहायक में काम करता है। सेकंड पॉइंट आपका क्या है कि एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू डिस्चार्ज ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन और ऑफ कलेक्टर अंडर द कोड। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 12 लेज डाउन करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू कलेक्टर्स एंड एडिशनल कलेक्टर्स। तो सेक्शन 12 क्या लेज डाउन करता है कि कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर से रिलेटेड आपके प्रोविजंस को लेज डाउन करता है।
तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर, और कलेक्टर जो होगा वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज होगा। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है एक या एक से अधिक एडिशनल कलेक्टर्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर, और कलेक्टर जो होगा आपका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज होगा। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है एक या एक से अधिक एडिशनल कलेक्टर उस डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक्शन 12, यानी कि ये हो गया आपका कलेक्टर आपका ख़त्म हो गया भैया। तो स्टेट गवर्नमेंट एक या एक से ज़्यादा एडिशनल कलेक्टर भी आपका डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट कर सकती है, ये पॉइंट आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद गांव फंड। गांव फंड क्या है, देखिए गांव फंड होता है कोई भी फंड जो कि गांव के विकास के लिए ज़रूरी हो। ठीक है, तो सेक्शन 68 गांव फंड के बारे में बताता है। तो क्या कहता है कि ऑल सम्स रिसीव्ड अंडर द कोड बाय द ग्राम सभा, जो सारे सम जो रिसीव किए जाते हैं ग्राम सभा के द्वारा इस कोड के तहत, ठीक है, या ग्राम पंचायत के द्वारा या आपका भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका गांव फंड कहा जाएगा भैया। अब अमाउंट ऑफ डैमेजेस और कंपनसेशन रिकवर्ड अंडर सेक्शन 67, मान लीजिए सेक्शन 67 में कोई भी आपका डैमेजेस या कंपनसेशन आपको रिकवर की है, तो उसको भी हम कंसोलिडेटेड गांव फंड में आपका तब्दील कर सकते हैं भैया। अब गांव फंड जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है, जो कि कुछ मान लीजिए कोई भी इनेक्टमेंट थे जो कि रिपील कर दिए गए इस कोड के द्वारा, ठीक है, और वो जो है सबसिस्ट करते हैं तुरंत इस एक्ट के आने के बाद, तो उनको ये माना जाएगा कि भैया वो जो गांव फंड कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे वो इस एक्ट या इस कोड के तहत आपका कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। तो यहाँ आपका जो है गांव फंड की आपकी जो है डेफिनेशन ख़त्म होती है भैया। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका आता है कंसोलिडेटेड गांव फंड क्या होता है, इसको भी आपका देखते हैं कंसोलिडेटेड गांव फंड क्या होता है। तो भैया कंसोलिडेटेड गांव फंड आपका जो है सेक्शन 4 क्लॉज 9 में दे रखा है कंसोलिडेटेड गांव फंड। तो कंसोलिडेटेड गांव फंड जो कि आपका सेक्शन 69 में आपका कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है भैया। अब सेक्शन 69 प्रोवाइड कराता है कंसोलिडेटेड गांव फंड, ठीक है, वो कहता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, देयर सेल बी स्टेब्लिश्ड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या इस्टेब्लिश किया जाएगा, एक आपका जो है गांव फंड कंसोलिडेटेड गांव फंड आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, किस किस अमाउंट के लिए उसमें क्रेडिट किया जाएगा, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली अमाउंट है अमाउंट रेफर्ड टू इन द प्रोविजो टू सेक्शन 68 क्लॉज 1। ठीक है, तो देखिए आप जब ये बुक पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, आप क्वेश्चंस भी पढ़ते हैं, तो आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट किसके साथ करेंगे, हमेशा आपको बेयरक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट करके पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, आपके जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाएगी। अब यहाँ मैं प्रोविजो ऑफ सेक्शन 68 क्लॉज 1 नहीं बताने पा रहा, चल रहा आपके साथ साथ, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कंसोलिडेटेड फंड का जो सेक्शन 68 क्लॉज 1 का प्रोविजो होता क्या है। उसके बाद ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय कलेक्टर अंडर सेक्शन 69 क्लॉज 2, यहाँ भी आपको बेयरक्ट आपको रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सच अदर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब, या फिर कोई भी अमाउंट जो आपका प्रेस्क्राइब की जाती है भैया। उसके बाद सेक्शन 69 क्लॉज 2 क्या कहता है, सेक्शन 69 क्लॉज 2 प्रोवाइड कराता है दैट एवरी ग्राम पंचायत इन अ डिस्ट्रिक्ट सेल पे टू द कलेक्टर, ठीक, एनुअली सच परसेंटेज नॉट एक्सीडिंग 25। देखिए आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो कि भैया बेयरक्ट कैसे किया जाए, तो मैं जो है ये जब ये परीक्षा मंथन आपका ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है मैं करीब मतलब लगातार स्पीड में चलते हुए एक दो वीडियो में उसको ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, उस बेयरक्ट को भी, रेवेन्यू कोड का। ठीक, उसके बाद सेक्शन 69 क्लॉज 2 प्रोवाइड कराता है कि हर एक ग्राम पंचायत जो डिस्ट्रिक्ट में होगी वो कलेक्टर को उस परसेंटेज में जो कि आपका 25% से ज़्यादा ना हो, तो स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी जो भी टोटल अमाउंट आपका क्रेडिट किया गया है गांव फंड में अंडर सेक्शन 7 इन द मैनर प्रेस्क्राइब। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड गांव फंड क्या है भैया,
कि सेक्शन 69 क्लॉज 3 प्रोवाइड कराता है कि जो कंसोलिडेटेड गांव फंड है वो ऑपरेट किया जाएगा किसके द्वारा, कलेक्टर के द्वारा, और मे बी अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस। तो किस पर्पज के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, नेमली द पेमेंट ऑफ फीस एंड अलाउंसेस इफ एनी ऑफ द लॉयर्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 672। ठीक है, कोई भी पेमेंट ऑफ फीस है, अलाउंसेस है, जो कि क्या कहते हैं, लॉयर्स को अपॉइंट करके जो है आपको सेक्शन 72 में, या फिर कोई भी पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड किए गए हैं इन कनेक्शन विद द कंडक्ट एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ सूट्स एप्लीकेशन और अदर प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द ग्राम पंचायत और द भूमि प्रबंधक समिति अंडर दिस कोड, इस कोड के तहत। ठीक है भैया, द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंड्स ऑफ कॉमन यूटिलिटी। उसके बाद द पेमेंट ऑफ एनी अदर सम which the state government may declare to be an appropriate charge on such fund। ठीक है भैया, उसके बाद ग्रोव लैंड, ग्रोव लैंड क्या है आपका, सेक्शन 4 आपका जो है 11 डिफाइंस ग्रोव लैंड। इट मीन्स एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लैंड इन अ होल्डिंग having trees not including papaya or banana plants planted in such a manner that they preclude or when full grown will preclude the land or any considerable portion thereof from being used primarily by any other purposes and trees on such land shall constitute a grove। ठीक है, अब ग्रोव लैंड के बारे में मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ कि देखो, ग्रोव लैंड सेक्शन 4 क्लॉज 11 में आपका डिफाइन किया गया है। ग्रोव लैंड में पता है कौन सी ट्रीज आते हैं, देखिए कि जो आपके ट्रीज होते हैं ना जी, जैसे कि आपका कोई ट्रीज है जिस पे आप दूसरी चीज़ नहीं उगा सकते, तो वह आपका ग्रोव लैंड में आता है। इसमें जो है पपाया और बनाना ट्रीज को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, और वो देखो इसमें कहा गया है ना कि ट्रीज हैविंग प्लांटेड इन सच अ मैनर, इस तरीके से प्लांट किए गए हैं कि वो प्रीक्लूड करते हैं, और वो जब फुल ग्रोन हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पीपल का पेड़ हो गया, या आपका जो है पिलखुन होती हैं आपकी, पिलखुन आप शायद ना समझ पाएँ, पिलखुन उसे कहते हैं, जैसे नीम का हो गया वृक्ष। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ पेड़ होते हैं जो कि फुली ग्रोन अगर हो जाएं तो वो प्रीक्लोड करते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें इतनी फैल जाती हैं भैया इतनी दूर दूर तक कि कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। तो वो जो है कंसीडरेबल पोर्शंस ले लेते हैं लैंड का, तो वो किसी भी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं की जा सकती इस वजह से। ठीक है, तो इसलिए उसको जो है ग्रोव लैंड बोला जाता है भैया। उसके बाद आपका रेवेन्यू कोर्ट में आ जाइए। रेवेन्यू कोर्ट क्या क्या कहता है, देखिए रेवेन्यू कोर्ट या रेवेन्यू ऑफिसर्स में आपको ये चीज़ें रटने वाली हैं, तो ये आपको रटना भी पड़ेगा। ठीक है, हर एक चीज़ समझने से नहीं होती है, कुछ चीज़ें रटनी भी पड़ती हैं, तो उनको रटना भी पड़ेगा। ठीक है, और रटना भी एक आपका स्किल है, वो हर किसी की बस की बात है नहीं। ठीक है, तो आपका रेवेन्यू कोड आपका देखते हैं। सेक्शन 4 क्लॉज 16 क्या कहता है, रेवेन्यू कोड। रेवेन्यू कोड मीन्स ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़। क्या क्या अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, द बोर्ड एंड ऑल मेंबर्स देयर ऑफ। ठीक है, जो बोर्ड होता है या जो भी मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग। ठीक है, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर्स वो भी आते हैं इसमें, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर्स वो भी आते हैं इसमें, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर्स भी आते हैं, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर्स भी आते हैं आपका, रिकॉर्ड ऑफिसर्स भी आते हैं आपका, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर्स भी आते हैं आपके, और तहसीलदार्स, जुडिशल एंड नायब तहसीलदार्स भी इसमें भैया आते हैं आपका। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स में आपका कौन कौन आते हैं भैया देख लीजिए। सबसे पहला कमिश्नर आता है, इसको तो 4 क्लॉज 17 ये में डिफाइन है। तो कमिश्नर आता है आपका, एडिशनल कमिश्नर आता है आपका, कलेक्टर आता है, एडिशनल कलेक्टर आता है, सीआरओ आता है, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर आता है, एसडीओ आता है, सब डिविजनल ऑफिसर आता है आपका, असिस्टेंट कलेक्टर भी आता है, और सेटलमेंट ऑफिसर भी आता है, या कोई भी सहायक सेटलमेंट ऑफिसर भी इसमें आता है। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिसर भी आता है, या असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर भी इसमें आता है रेवेन्यू ऑफिसर में,
या तहसीलदार, जुडिशल भी हो सकता है, ठीक है, या नायब तहसीलदार एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स की डेफिनेशन में आते हैं। तो ये आपको रटना पड़ेगा। इसका न्यूमेरिक बना लेना, मतलब इसके पॉइंटर्स बना लेना, जैसे CA, ठीक है, डबल बार रिपीट हो रहा है। CA मतलब कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर, CA यानी कि कलेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर्स, और आपका CROSD है तो इसके लिए भी आप CSA करके एक आपका निमोडिक बना सकते हैं, जैसे भी करना हो, क्योंकि रटने वाले के लिए भैया टेक्निक बनानी पड़ती है, ठीक है, रटने के लिए। उसके बाद टोंगिया प्लांटेशन। टोंगिया प्लांटेशन में आपको बता दूं, टोंगिया मतलब होता है, टोंग मीन्स हिल होता है, ठीक है, ये एसएमीज वर्ड है, ठीक है, पहले तो बर्मीज वर्ड है, आप ये जान लीजिए, मतलब ये ईस्टर्न जो आपका ईस्टर्न साइड है ना, उसमें टोंग बहुत यूज़ होता है। तो वो प्लांटेशन जो कि आपका हिली एरिया में होती है उसे टोंगिया प्लांटेशन बोलते हैं भैया, ठीक है। तो टोंगिया प्लांटेशन मीन्स वो सिस्टम ऑफ अफॉरेस्टेशन होता है जिसमें आपका जो प्लांटेशन ऑफ ट्री होती है वो साइमल्टेनियसली की जाती है, ठीक है, और ठीक विद द कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक, विच सीजेज व्हेन ट्रीज सो प्लांटेड बिगिन टू फॉर्म अ कैनोपी रेंडरिंग कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स आपका इम्पॉसिबल, ठीक है। देखिए जब हम आपका पहाड़ी पे जब आपका क्रॉप करते हैं तो वो उस एरिया में जब हम कोई भी आपका टोंगिया प्लांटेशन करते हैं तो जब उनको जब क्रॉप को काटते हैं ना, उनका कल्टीवेशन करते हैं तो उनमें जड़ ऐसी रह जाती हैं, ठूट रह जाते हैं, जिसको हम कैनोपी बोलते हैं ना, ठूट रह जाना। देखिए आप जनरली देखोगे जब जनरली प्लेन उस पर भी करते हो तब भी आपके ठूट रह जाते हैं, ठीक है। तो उनको तो आप जो है भैया उससे हटा देते हो, किससे, ट्रैक्टर से की सहायता से आप उसको हटा देते हो। लेकिन भैया जब कैनोपी पहाड़ों पे रह जाएगी, क्योंकि पहाड़ों पे एक समतल तो होता नहीं है, वहाँ कोई चीज़ चल तो सकती नहीं है, समझ में आई ना आपको। तो वो ऐसा प्लांटेशन जिसकी वजह से हम दूसरी एग्रीकल्चर को न कर पाएँ, ठीक है, मतलब जब एक बार कट गई तो फिर उसके बाद दूसरी बार ना कर पाएँ, तो वो आपका टोंगिया प्लांटेशंस में भैया आता है, सही भैया। उसके बाद आपका मेन जुमला नंबर। मेन जुमला नंबर मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये आपका 4 क्लॉज 29 में आपका मेन जुमला नंबर दे रखा है, इसको सजरा नंबर भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ये डिनोट करता है कोई भी कंपोनेंट पार्ट ऑफ फील्ड, ठीक है, जो कि थियोरेटिकली बीन पार्टीशन, जो कि आपका थियोरेटिकली पार्टीशन किया गया है, बट फिजिकली हैड्स नॉट बीन पार्टीशन, लेकिन आपका फिजिकली पार्टीशन नहीं किया गया। थियोरेटिकली तो भैया आपका देखो, जैसे लवलेस का पार्ट तो भैया जी अलग है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे 4 भाई हैं तो सजरा नंबर हमारा चेंज हो सकता है, ठीक है, बट हमारा जो है थियोरेटिकली ही तो ये पार्टीशन हुआ है, बट फिजिकली हैज़ नॉट बीन पार्टीशन। तो सजरा नंबर ऐसे दे देते हैं। ये तो मैंने देखो पार्टीशन की तौर पे बताया 4 लोगों का, मेरा ही ज़मीन है उसमें भी अलग अलग सजरा नंबर हो सकते हैं भैया, तो ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद द कोड हैज़ प्रोवाइडेड, कोड ने प्रोवाइड किया है क्या, कि फिजिकल डिवीजन ऑफ मीन जुमला नंबर जो है वो सेक्शन 30 क्लॉज 2 में आपका प्रोवाइडेड है, और ये प्रोवाइड करता है कि मीन जुमला नंबर जो होगा वो फिजिकली आपका जो है डिवाइडेड किया जाएगा ऐसे मैनर में जो आपका प्रेस्क्राइब है, या फिर कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कि आपका मैप या खसरा आपका इंक्लूड करता है, उसी हिसाब से उसको करेक्ट कर दिया जाएगा भैया, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 26, ठीक है, यानी कि 2006। अब इसमें फैमिली में क्या क्या डिफाइन किया गया है, तो फैमिली जो है आपका 4 क्लॉज 10 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में आपका डिफाइन किया गया है। तो फैमिली टेन्योर होल्डर के रिलेशन में क्या मतलब होता है कि या तो खुद, या देखो हिमसेल्फ और हर सेल्फ, या उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड, या कोई भी थर्ड जेंडर स्पाउस जो है वो, ठीक है, अदर देन अ जुडिशली सेपरेटेड वाइफ, जो कि क्या कहते हैं जुडिशल सेपरेटेड वाइफ से अलग, ठीक है, या फिर कोई भी हस्बैंड या कोई भी थर्ड जेंडर स्पाउस, ठीक है। सेकंड है आपका माइनर सन या माइनर डॉटर, ठीक है, जो भी आपके माइनर सन्स हैं और माइनर डॉटर वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, अदर देन मैरिड डॉटर एंड ट्रांसजेंडर माइनर इशूज, ठीक है, यानी कि जो कि आपका किससे अलग होगा, जो आपकी विवाहित आपकी बेटियां हैं, या फिर कोई भी थर्ड जेंडर, जो कि आपका थर्ड जेंडर आपका कोई भी माइनर इशू है, कोई भी माइनर आपका बच्चा है जो कि थर्ड जेंडर है, उसको भी आपको जो है इसमें एक्सक्लूड किया गया है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि थर्ड जेंडर मीन्स क्या होता है भैया,
थर्ड जेंडर मीन्स सच अ पर्सन हु इज़ ऑफ अ जेंडर डिफरेंट फ्रॉम मेल और फीमेल जेंडर, जो कि ना तो फीमेल है ना मेल है, वो उससे जो डिफरेंट होता है उसको हम थर्ड जेंडर को बोलते हैं। और थर्ड जेंडर के बारे में आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें थर्ड जेंडर को भी राइट दिए गए हैं, तो मे बी थर्ड जेंडर माइट बी इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। ठीक है, वो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को आप कोट करके इसमें फैमिली की डेफिनेशन में उसको इंक्लूड करा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मुझे डिस्टिंक्टिव लग रहा है, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो आप उसको एक बार रीड जरूर करिएगा, क्योंकि जब ट्रांसजेंडर्स को इक्वल राइट दिए जा रहे हैं तो दे शुड बी इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, बाकी आप करेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। सही है भैया, ठीक, धन्यवाद।